नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। चुनाव का चैलेंज, जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और सुरक्षित करवाना इस वक्त चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। यही वजह है कि यूपी में हालात का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। टीम ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की राय जानी और उनके ऐतराज को भी सुना। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी को हटा दिया गया है और यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे। चुनाव से पहले यह बदलाव अहम हो सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किस दल ने आयोग से क्या अपील की, फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। अगले 1 घंटे इसी पर करेंगे हम बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शीतलहर और कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं पर देश में चुनावी लहर भारी पड़ रही है। इन्हीं लहरों को परखने, समझने और पड़ताल करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। मंगलवार को शाम लखनऊ पहुंचने के तुरंत बाद ही आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख दलों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग बैठक की और उनकी राय जानी। उनकी आपत्तियों को दर्ज किया गया। बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी नेताओं की जनसभाओं में सरकारी मशीनरी और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की। मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं ताकि फर्जी मतदान पर रोक लग सके। इधर बीएसपी ने यूपी में समय से विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। इसमें किस तरह की बाधा न डाली जाए, इसकी चुनाव आयोग से अपील की। चुनाव को धार्मिक रंग दिए जाने पर भी रोक लगाने की मांग बीएसपी ने की। वहीं कांग्रेस ने आयोग से यूपी पुलिस के बदले केंद्रीय सुरक्षा बलों के निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस ने प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इधर सत्ताधारी पार्टी ने आयोग से हर बूथ पर एक महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती की मांग की है। बीजेपी का तर्क है कि इससे बुर्कानशी महिलाओं की पहचान कराई जा सकेगी। बीजेपी ने यह भी अपील की है कि एक परिवार के सभी मतदाताओं के वोट एक ही बूथ पर उपलब्ध हो। आरएलडी ने चुनाव आयोग से कहा है कि कोरोना के दिशा निर्देशों पर पालन सभी दलों से एक समान कराया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्याशी की मांग पर 50% वीवीपैट का मिलान करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा 80 वर्ष के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाई जाए। अब केंद्रीय चुनाव आयोग इन सभी राजनीतिक दलों की राय और आपत्तियों पर विचार करेगी। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रैलियां, यात्रा और सभाओं की बाढ़ आई हुई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने यह भी चुनौती है कि रैली, यात्राओं और सभाओं को लेकर कड़े फैसले ले। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कोरोना के हालात पर नजर भी रखे हुए है। इसकी समीक्षा भी कर रही है। हालांकि ज्यादातर या फिर यूं कहें कि सभी राजनीतिक दल प्रदेश में समय पर विधानसभा चुनाव के पक्ष में है, लेकिन अंतिम फैसला तो केंद्रीय चुनाव आयोग को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन राजनीतिक दलों ने दरअसल फैसला कर लिया कि चुनाव होने चाहिए और बहुत सारी आपत्तियां भी
अधिकारियों के सामने उन्होंने दर्ज कराई। चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। आर.के. मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। अरविंद कठेरिया, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी अरविंद जी स्वागत करता हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से अरविंद कठेरिया जी लेता हूं। तीसरी लहर की आप लोग बार बार बात कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी बहुत रैलियां कर रही है, बीजेपी को चुनाव की बहुत जल्दी है। जब चुनाव आयोग ने आप लोगों से पूछा कि भाई चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, आप लोगों ने कहा जी होने चाहिए चुनाव। तो तीसरी लहर का हमें कोई डर नहीं, कोरोना का हमें कोई डर नहीं, ओमिक्रॉन का हमें कोई डर नहीं, ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए चीजें, चुनाव तो हम चाहते हैं। फिर शंकर जी, जब दूसरा कोरोना काल शीर्ष स्तर पर था, उस समय बिहार में और बंगाल में चुनाव कराए जा रहे थे, ठीक ना। और जिस समय बंगाल में ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी, उस समय लोगों के उत्तर प्रदेश में 100 गंगा और जमुना के किनारे, गंगा के किनारे दबाए जा रहे थे। लोगों की चीख पुकार मची थी। उस समय चुनाव हो गए तो वहां के बिहार के चुनाव क्यों नहीं रद्द किए गए? इस समय तो पूरे वर्ल्ड में अभी नहीं, अप्रोक्सीमेट मेरा सवाल अरविंद जी ये था कि एक बार भी आप लोगों ने ये नहीं कहा, एक बार भी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि भैया नहीं, हमारी पार्टी नहीं चाहती है चुनाव। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो वर्ल्ड WHO की रिपोर्ट है ये बहुत माइल्ड है और अभी इतना अटैक नहीं कर रहा है, और न ही उत्तर प्रदेश में या भारत में बहुत बड़ी तादाद में आया हुआ है। पिछली जैसी स्थिति नहीं है। तो इंतजार कीजिए, फिर खूब चुनावी रैलियां हो, चुनाव प्रचार हो, उसके बाद फिर परिस्थितियां पिछली वाली जो हुई थी वैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग में अपने हिसाब के अधिकारी उत्तर प्रदेश के बिठा दिए गए हैं, जो चुनाव आयुक्त वगैरह है वो। यही तो आप लोग आरोप लगाते थे ना कि पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पूछा ना सर, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आप लोगों से कि आप लोग चुनाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने ना नहीं कहा? हाँ बोला ना आपने पूछने पर। तो अरे भाई, हम क्यों, जब हमारे पक्ष में बहाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई अभी, अरे तो फिर क्यों कोरोना की बात आप लोग करते हैं सर? तीसरी लहर की क्यों बात कर रहे थे? क्यों दूसरों की रैलियों पर आप लोग सवाल उठाते हैं? मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जब भारत में चुनाव तब नहीं रद्द हुआ, ठीक ना। तो अब चुनाव, चले आर.के. मिश्रा जी, कुल मिलाकर बात वही आती है कि चुनाव की जल्दी तो सभी को है। यादव जी की सुनिए शंकर जी, श्री अखिलेश यादव जी को रोज रात में 12 और 4 बजे उनकी रैलियां होती है और लाखों की भीड़ हो रही है, तो रात में कर्फ्यू लगा दिया आदरणीय योगी जी ने। ये कौन सा तरीका है? अरे भाई, पेशेंट जब बढ़ नहीं रहे हैं, बड़ी तो अभी स्कूल विद्यालय, अभी स्कूल खुले हैं, ठीक ना। अगर ऐसा है 2 साल से विद्यालय नहीं खुल पाया, अब स्कूल खोले गए हैं, तो क्या फिर बंद कर दोगे आप लोग? हैं, देश में कुछ चलने नहीं दोगे? ठीक है आर.के. मिश्रा जी, कर्फ्यू दोबारा लग गया तो कोरोना से लोग मरे ना मरे, लेकिन भूख से लोग मर जाएंगे। लोगों के रोजगार छूट चुके हैं, किसान नौजवान बेचैन है, लोगों को ठीक है सर, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। महंगाई चरम सीमा। बोले मिश्रा जी, नियम सबके लिए होने चाहिए ना, आप लोग रैलियां कर लेते हैं, उनके लिए नियम लगा देते हैं, ये कौन सी बात हुई भाई? जी शंकर जी, ऐसा है जो कि अभी बहुत अच्छा मौका था जब चुनाव आयोग के जितने भी पर्यवेक्षक हैं, जिन्होंने अभी इन्होंने अरविंद जी ने इस उनके ऊपर में भी जो है सो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जो कि वो भी अपने तरीके से हमने जो है सो उस आयोग का गठन किया, उस पर्यवेक्षक का गठन किया है हमने। तो ये तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो कि आखिर विपक्षी चाहते क्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो बहुत अच्छा मौका था चुनाव आयोग के सामने में जो हम अपनी बात रखते और ये कहते जो कि महीने 2 महीने के लिए, जब तक हम लोग इस वेरिएंट को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, इसको थोड़ा सा टाला जा सकता है, ये अपनी बात रखते। लेकिन जिस तरह से बात वहां पर रखा गया है आयोग के सामने में, और इस चीज को देखते हुए, और अरविंद जी अभी कह रहे थे जो कि अभी उस तरह का वेरिएंट नहीं आया है, उस तरह का अटैक नहीं कर रहा है, तो क्या अटैक पूछ करके करेगा? जो कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसको आना चाहिए, या भाजपा के नेता है इसलिए आना चाहिए? मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आंकड़े नहीं आ रहे हैं, अभी पूरे वर्ल्ड में कितने लोग खत्म हुए हैं? क्या पिछली जैसी स्थिति है? मैं बात रख लूं फिर उसके बाद आप रखिएगा। मैं बात रख लूं फिर उसके बाद रखिएगा।
मैं कह रहा हूं बात रखने दीजिए, फिर उसके बाद आप बात रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अरविंद जी, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जो कि देखिए ये पूछ करके महामारी नहीं आएगी, जो ये किस तरह की लहर हम लोगों ने पहले और दूसरे लहर को जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, उसमें तीसरी लहर में हम लोगों को पूरी सजगता बरतनी चाहिए, हमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर में जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज की भी जिम्मेदारी है और हर एक राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। कल हम जब रैली करते हैं तो आप लोग ही कहते हैं हमारे रैली में तो, भाजपा के रैली में तो आदमी ही नहीं पहुंचते, उसके वहां पर कहीं पहुंचते ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अखिलेश यादव जी के रैली में बहुत सारे ऐसे पहुंच रहे हैं, वहां पर रैलियों में आदमी पहुंच रहे हैं। अरे भाई, हमारा ये कहने का इसका मतलब रैली में जिस तरह का भीड़ आप लोगों के पास है, तो इसका मतलब आप लोग ही इस ओमिक्रॉन को फैला रहे हैं। चलिए ठीक है, कहने का मतलब ये है हाँ। किसी के ऊपर में अंगुली उठाने से पहले कल को ये ना कहें, आज अगर नाइट कर्फ्यू अगर लग रहा है, हाँ। इनिशियल स्टेज में अगर नाइट कर्फ्यू लग रहा है, तो उसके ऊपर में भी आप लगा ठीक देते है। हैं। चंद्रमोहन अरे जी, आप एक चीज बताइए। ठीक मिश्रा जी, आरोप बहुत सारे लगे हैं। चंद्रमोहन जी को डिबेट में जोड़ लेते हैं, फिर इस बहस को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे हम लोग। चंद्रमोहन जी, जब आपकी पार्टी से भी पूछा गया तो आप लोगों ने भी हाँ कर दिया कि भाई हाँ, चुनाव होने चाहिए, रहने दीजिए, कोरोना फैल रहा है, तीसरी लहर आ रही है, ओमिक्रॉन फैल रहा है, कोई मतलब नहीं है, चुनाव जरूरी है। देखिए पंत जी, आज आपने डिबेट का विषय जो बहुत अच्छा रखा, गंभीर विषय है, और मैं आपको इस बात का साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात है कि आपने 3 पार्टियों को बुलाया है, तो उसके बाद भी एक जिम्मेवारी बाहर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और तीनों को गंभीरता से बात कहनी भी चाहिए। अब विषय पे आता हूं मैं। देखिए, अभी मेरे मित्र भाजपा के ने बात बोली कि विपक्ष की जिम्मेवारी है। अरे विपक्ष की जिम्मेवारी, विपक्ष को आपने जिम्मेवार होने कब दिया? विपक्ष का तो आपने प्रयास उठाया है। जब जब विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह करे और आपको अवगत करवाया किसी भी प्रॉब्लम से और कोई भी चीज से अवगत कराने की कोशिश करी, आपने उसका प्रयास उठाया, मजाक उड़ाया, और फिर आपने यूटर्न लिया। यूटर्न तब लिया जब वो प्रॉब्लम आपके सर पे आ गई और आपको नुकसान होता नजर आ गया। और देखिए, मजबूरी किसकी है? मजबूरी देश के प्रधानमंत्री की है कि रात को 8 बजे भाजपा के शीर्ष के बने हुए प्रधानमंत्री आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं। और मजबूरी किस बात की है? आते हैं, जीएसटी कर देते हैं, आते हैं, धमाके से कोई डिसीजन कर देते हैं। लेकिन कोरोना की 2 लहर के अंदर लाशों का अंबार रहा, गंगा में लाशें ताकती रही। तीसरी के लिए जिम्मेवारी विपक्ष पे ठहरा रहे हैं और फूल बरसा दिए डॉक्टरों के ऊपर, मालाएं दे दी, और डॉक्टर हड़ताल पे बैठे। और सुबह सुबह उठते ही दिल्ली के अंदर पता चला कि पुलिस वालों ने डॉक्टरों की पिटाई कर दी, और कोरोना वॉरियर का जो सर्टिफिकेट जो फूल बरसा के देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, उसको उन्होंने अपनी किक मार के भगा दिया। तो जिम्मेवारी आप कहां दे रहे हैं विपक्ष को? अब विपक्ष ऐसी बात करेगा तो आप उसे माओवादी कह दोगे, टेररिस्ट कह दोगे। अगर मीडिया इसको बात करेगा तो आप कहोगे मीडिया बिक गया। अरे जिम्मेवारी अगर लोकतंत्र में दी होती तो आज ऐसी नौबत ना आती। नौबत तब आती, खुला मंच था, आप ही के नेता बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कि खुला मंच होना चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर विपक्ष के साथ बैठ के सर्वदलीय कमेटी बना के चर्चा होनी चाहिए, और विषय गंभीर विषयों के ऊपर बुला के चर्चा होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे मिश्रा जी। लेकिन आज भाजपा थोड़ा है, आज तो पहले 2.5 की थी, अब 2 की रह ठीक है, गई है। जवाब ले लेते हैं मिश्रा जी। 2 ही आदमियों की बोलिए। सरकार के अंदर 2 ही की चलती है। हाँ, शंकर जी, अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे, हमारे मित्र, उन्होंने कहा जो कि विपक्षियों के ऊपर में हमने जिम्मेदारी थोप दी है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूँ आपको, जो मैं विपक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि पक्ष की भी जिम्मेदारी कह रहा हूँ। मैं हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी कह, मैं सामाजिक भी कह रहा हूँ, राजनीतिक भी कह रहा हूँ। जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, जो कि ये बीमारी है, ये महामारी है, ये इससे बचने के लिए आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं रख बुला सकती। लीजिए, अब कह रहा हूँ, बैठक बुलाइए, कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी की हैसियत से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की जनता और देश के अंदर आपको सहयोग करेगी। अब मैं कह रहा हूँ, शंकर जी, हाँ चंद्रमोहन जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए, अभी आपने कहा जो कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं, क्या विपक्ष की ये जिम्मेदारी है जो वैक्सीन, जो 145 करोड़ वैक्सीन जो अभी लगे हैं, क्या उसके ऊपर में जिस तरह से पार्टियां भ्रम की स्थिति नहीं पैदा की थी, क्या ये जिम्मेदारी हम लोगों की है? आज अगर हम 145 करोड़ की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो उसके ऊपर में कह रहे हैं, तो क्या आप जनता को भरमाने की कोशिश या भ्रम में डालने की कोशिश, जिम्मेदारी ऐसे होती है विपक्ष की? ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोगों को, सबको मिल करके
इस महामारी से लड़ने, आज तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, कल को हम लोग हो सकता है कोई चौथे लहर की बात हो, तो क्या उस समय में क्या हम लोग नहीं मिश्रा जी, ये आरोप लगता है कि भैया आप लोग रैलियां कर लेते हैं, नियम उस तरह से नहीं बनते हैं चुनाव के वक्त में, और नियम बनते हैं तो विपक्षी पार्टियों के लिए बनते हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगता है। मैं वही चीज अब मैं वही चीज कह रहा हूं आपको। एक चीज बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमेशा से ये नहीं कह रहे हैं जो कि भाजपा की रैली में इनके पास वो रैली में भीड़ नहीं पहुंचती और हमारी पार्टी के में भीड़ ज्यादा पहुंचती है? कौन सा प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? अरविंद कठेरिया जी, भीड़ अगर नहीं आ रही तो इसमें जिम्मेदारी तो बीजेपी नहीं लेगी ना। इन्हें क्या याद नहीं है कि जिस समय एक एक सांस को उत्तर प्रदेश और भारत में लोग तड़प रहे थे, एक एक सांस के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, डीएम की पावर फेल हो रही थी, एक विधायक एक सिलेंडर देने में नाकामयाब रहा, उस समय इन्होंने चुपके से कृषि कानून ला दिया। क्या ये जनता भूल गई है? 5 किलो यूरिया कब कर दी, जनता भूल गई है? डेली उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अभी तक आदरणीय योगी जी कौन सा कानून लाए? 5 से 50 से या 20-25 डेली टीसी काटी जा रही है। मैं इनके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सच में वोट लेना चाहते हैं तो 50% फीस क्यों नहीं माफ करवा देते हैं? जो कोरोना काल में ज्यादती हुई, लोगों से पैसा वसूले, प्राइवेट हॉस्पिटल से कौन सा आयोग से इन्होंने जांच करवाई? कोई रिटायर्ड जज से, हाईकोर्ट के जज से जांच करवाते, हॉस्पिटल दोषी ठहराए जाते, उन पे कानून बनता, ठीक ना। दूसरी बात, जितने लोग कोरोना काल में खत्म हुए सभी लोगों को प्रति श्री अखिलेश यादव ने 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। यहाँ तक जो गलत इनकाउंटर हुए उनका पैसा दिया। यहाँ तक को प्रथम कोरोना काल में जो रेलवे में लोग मरे थे उनको भी श्री अखिलेश यादव ने 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। आपकी एक, आप शासन में बैठे हैं, आपकी सरकार है, क्या सिर्फ कोरोना से ही आदमी मरता है? भूख से नहीं मरता है? जो लोग सुसाइड कर रहे हैं आपने गिनती करी उत्तर प्रदेश में बिना रोजगार के कितने सुसाइड कर रहे हैं? आप दिल्ली में डॉक्टर रेजिडेंट कितने स्ट्राइक पे खड़े हैं? पूरी आपने फोर्स लगा रखी है, आपकी केंद्र सरकार ने फोर्स लगा रखी है। लखनऊ में लोग अध्यापक पीटे जा रहे हैं, क्या उससे नहीं लोग मरते हैं? ठीक है मिश्रा जी, अब बोलिए, फिर चंद्रमोहन जी के पास में जाऊंगा। हाँ, मैं तो योगी से निवेदन करूंगा कि इस देश की गरीबी को देखो, इस देश के नौजवानों को मत मारो और उनको रोजगार दो, रोजगार देने का काम करो, विकास की बात करो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लेने की कोशिश मत मैं करिए, अपने मित्र लोगों को मत लाइए। मैं अरविंद जी से एक कहना चाहता हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा जो कि एक कोरोना, आज हम लोग ओमिक्रॉन या कोरोना के ऊपर में बातें कर रहे हैं, क्या चुनाव में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए? क्या आज अगर पर्यवेक्षक वहां पर गए हैं तो हमको किस तरह की बातें रखनी चाहिए थी वहां पे, वो उन्होंने नहीं रखा। पहली बात, अगर रखा ना, समाजवादी पार्टी ने कहा मिश्रा जी कि बीजेपी जो है ना सरकारी मशीनरी और धन का दुरुपयोग करती है, आरोप लगाया। ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ। शंकर जी, अब मैं आपको क्लियर करूंगा अभी आपको, ये डबल स्टैंडर्ड है। जो यहाँ पर करते कुछ है, कहते कुछ है। आज अगर मान लीजिए, अगर केंद्र सरकार ने संसद में जिस तरह से आपको पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की जब बात की थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे तो कमलनाथ जी ने कहा था जो कि कुछ फर्जी वोटर की वजह से यहाँ पर इस तरह की समीकरण बने। यहाँ पर आज अगर उस फर्जी वोटर को रोकने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में इन्होंने इस तरह की भी बातें रखी है तो कुछ फर्जी वोटर वहां का पर फर्जी वोट डाल करके चले जाते हैं। आपने क्लियर आवश्यकता से अधिक वोट करवा दिए तो करने, हर बार सुनिए, हर बार चुनाव आयोग क्लियर तो करने दीजिए, लिस्ट देता था कि कितने वोट बचे हैं, कितने वोट कैंसिल हुए हैं। ऐसे डिबेट नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूँ क्लियर तो करने दीजिए हमें। वृद्ध लोगों 80 साल अपनी बात रखिएगा, उसकी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप अपनी बात रखिएगा, मुझसे काउंटर क्वेश्चन भी करिएगा। उत्तर प्रदेश में जो लेकिन आप लोगों ने पर्यवेक्षक के सामने में आपने ये बातें रखी, लेकिन जब संसद में हम इस तरह की बातें कर रहे थे तो वहां पर आप विरोध कर रहे थे। क्यों भाई विरोध क्यों कर रहे थे आप? क्यों विरोध कर रहे थे? डबल स्टैंडर्ड का है आप लोग। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो कमलनाथ जी के इससे चुनाव आयोग से मिल करके आप लोगों ने ही कहा था जो कि पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़िए, इससे फर्जी वोटर रुक जाएंगे। लेकिन आज उनका आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड काम कर रहा है। आप आधार कार्ड बनाते चले आ रहे हैं, आपको अरे भाई आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। मैं यही तो चीज कहना चाहता हूँ। अभी तो आप एक कानून मुखरे मत रखिए, आप दो मुखरे मत रखिए। एक जनता के लिए मुखरे अलग रखते हैं
चैनलों के लिए अलग रखते हैं, पार्टियों के लिए अलग रखते हैं। इस तरह का डबल स्टैंड मत रखिए आप। जनता समझदार है, लेकिन आपके पास धन और बल है और नियम है। आप लोग जबरदस्ती फोर्सली गुमराह करके झूठ बोल के चुनाव को करवाना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी, समझती है हर बार जब चुनाव होता है उससे पहले ये मुद्दा उठाते हैं आप जवाब लोग देगी। कि भैया ईवीएम है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। जहां जहां सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां भी तो सर ईवीएम से ही चुनाव होता है ना, आप लोग तो करवाते हैं। देखिए बिल्कुल पंत जी, आपने जो क्वेश्चन रखा है ईवीएम वाला चुनाव का, अगर निष्पक्षता सरकार दिखाए तो बैलेट बॉक्स में चुनाव करवा ले, कौन मना कर रहा है उसके लिए। लेकिन भारत सरकार के अंदर भाजपा द्वारा शासित सरकार इसके ऊपर खड़ा ही नहीं होना चाहती। नहीं, फिर तो चंद्रमोहन जी ये सवाल उठेगा ना कि भाई अगर आप हार जाते हैं तो ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ देते हैं, जीत जाते हैं तो वाहवाही बटोरते हैं। तो पंत साहब, ये तो इनके उठाए हुए प्रश्न है। जब यूपीए की सरकार के अंदर इनके माननीय नेता अटल बिहारी आडवाणी जी के उठाए हुए प्रश्न है, जेटली जी के प्रश्न है सदन के अंदर। जब इनकी अपनी हालत खस्ता थी तो यूपीए सरकार के अंदर कांग्रेस पे ब्लेम करते थे और बैलेट बॉक्स ईवीएम हटा के बैलेट बॉक्स चुनाव करने की बात करते थे। आप देखिए, वो तो दर्ज है लोकसभा के अंदर बयान। तो ये चीज, क्योंकि जब कल रात में कुछ और कहते हैं, दिन में उठ के कुछ और कहते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में सत्ता का दुरुपयोग करना भाजपा को बखूबी आता है और वो उसका इस्तेमाल करती है। देखिए, विषय वापस आते हैं हम कोरोना पे और जो एमिग्रेंट के ऊपर आता है। देखिए कितनी दो तरफ की इस समय की नीति है इनकी कि आप और मैं अगर गाड़ी में जाएंगे, बाइक में जाएंगे तो मास्क चाहिए, और उसके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करा जा रहा है, 2-2 हजार का फाइन होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। और जब रैली करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो उनके जब फोटो सेशन होगा तो उनके अगल बगल के जो लोग होंगे वो मास्क पहने होंगे, देश के प्रधानमंत्री अपना सुंदर सा चेहरा दिखाएंगे। उसके बाद प्रोटोकॉल के अंदर देश के प्रधानमंत्री किसी भी दिन 8 बजे आ सकते हैं और 8 बजे आके कह सकते हैं कि देश मास्क फ्री हो गया या देश मास्क युक्त हो गया। क्योंकि यह अचंभित तब होगा नहीं, इस पर तो चंद्रमोहन जी किसी ने रोक नहीं लगाई है ना कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो राहुल गांधी वहां नहीं जा सकते हैं, प्रियंका गांधी वहां नहीं जा सकती है, आपके बड़े नेता वहां नहीं जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सर भेदभाव। चलिए, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। चंद्रमोहन जी, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। फौरन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चुनाव का चैलेंज है और इसी चैलेंज को पूरा करना, और इसीलिए राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एक बैठक की और पूछा कि भाई चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सबने कहा कि भाई चुनाव होने चाहिए। इसी पर चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। आर के मिश्रा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, अरविंद कठेरिया जी, और इसके साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी, आप थोड़ा लेट जुड़े सर। चर्चा की मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि बार बार राघवेंद्र जी, चलिए राघवेंद्र जी की आवाज नहीं आ पा रही, मैं आपके पास आता हूं फिर से। चंद्रमोहन शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, भीड़ बहुत होती है। सवाल फिर यह है कि भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपको चंद्रमोहन शर्मा जी को किसने मना किया फोटो खिंचवाने के लिए, रैलियां करने के लिए? जाइए ना जनता के बीच में। अगर प्रधानमंत्री को इतना प्यार सम्मान लोग चाह रहे हैं, राहुल गांधी की रैलियों में इतनी भीड़ नहीं आ रही है, तो ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना सर। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? अरविंद जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, मैं अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल शंकर जी, सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही मुझे अच्छे से। बताएं। ठीक। मेरा सवाल यही था कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी पार्टी को कि अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है? हर बार आप लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्यों लगता है आपको? क्यों एक विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा? हाँ, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, वहां पर बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य किस तरह से उठाए गए, और जबकि समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य थे, इसके बावजूद हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी ने नहीं, तो फिर तो वो लोग ये कहेंगे ना कि जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में अरविंद जी, तो बूथ कैप्चरिंग के मामले कितने होते थे? यहाँ तक महिलाओं की कहाँ था पुलिस प्रशासन? और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए। नहीं, ये तो देखिए, हर जगह ताकत का दुरुपयोग करते हैं।
और जहां इन्हें ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, आज इनको प्राइवेट अस्पतालों में छापे डालने चाहिए, प्राइवेट स्कूलों को ऑडिट करना चाहिए कि इतने कोरोना काल में, इतनी महामारी में आपने गरीब बच्चों को छूट क्यों नहीं दी। अच्छा, जब उनकी समाजवादी फीस पार्टी क्यों की काटी जा सरकार रही थी, है? दिल पर हाथ रख के गरीब अरविंद बच्चों कठेरिया का जी बताइए उस स्कॉलरशिप वक्त क्यों क्या बंद होता किया था जा चुनाव रहा में? है? गरीब बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? आज जो ये नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, इसका आप भी सुनेंगे आप नहीं ना? लोगों को विरोध करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आज इस देश के गरीबों और नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। आदरणीय योगी जी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो विकास की राजनीति करे, नौजवानों के लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के काम करे। आप उनको इस समय चेक करना चाहिए कि किस अस्पताल की कितनी तैयारी है। शंकर जी सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी जी, बोले, आ रही आवाज। उनको इस समय चेक करना चाहिए, अस्पतालों में छापे पड़ने चाहिए कि तुम्हारे यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, तुम्हारे यहाँ सिलेंडर और वो ऑक्सीजन मशीन ट्रांसप्लांट हुई कि नहीं हुई, ठीक ना? पूरी तैयारी, दवाइयों का बाहर से उनको मंगाना चाहिए। और जो 15 से 18 साल के बीच के बच्चों का अब आदेश किया गया है इंजेक्शन कोरोना टीका लगने का, ये पिछली बार क्यों नहीं लगाया गया? समझे? अभी तक इनका ठीक है, मैं जवाब लूंगा, पूरा मिश्रा जी से जवाब लूंगा मैं। अरविंद जी अपनी तैयारी, अपनी तैयारी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ठीक है, जो जवाब। इन्होंने चुनाव आयोग में अधिकारी बिठाए हैं, जरा एक बंगाल से ले लेते, एक झारखंड से ले लेते, ठीक है सर, सारे उत्तर प्रदेश के क्यों भर दिए? जवाब लेता हूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास अरविंद जी। एक और ही प्रदेश से, जिस प्रदेश ठीक से है, हम ठीक लोगों है, का अरविंद जी, ऐतराज बहुत है, सवाल उसी उठाए। प्रदेश से सारे चुनाव अधिकारी लगा दोगे आप, ठीक है अरविंद जी, तो वो आपके फेवर में काम करेंगे। ठीक है आज अरविंद जी, आज आपने इन्होंने सवाल जो लिस्ट उठाए, बनाई, 80 मिश्रा जी से 80 जवाब साल के दूंगा। वृद्ध लोगों की डिबेट में उसकी राघवेंद्र लिस्ट जी नहीं को मैं दे रहे। जोड़ना चाह रहा हूं। जो जरूरत से ज्यादा इन्होंने वोट डाल दिए, प्लीज उसकी सर, लिस्ट आपने नहीं बोल दे दिया। रहे। प्लीज अरविंद जी, आपने सवाल उठाए तो जवाब लेना पड़ेगा ना मिश्रा जी से। मिश्रा जी आऊंगा, उससे पहले मैं राघवेंद्र जी आपके पास आता हूं। जब चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में, स्वागत है सर आपका, बहुत थोड़ा लेट जुड़े सर टेक्निकल समस्या से, लेकिन मैं चर्चा इस बात को लेकर हो रही है सर कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बहुत आरोप लगाती कि भैया उन्होंने बहुत रैलियां कर दी, हम पीछे हो गए, वो रैलियां क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा, हमारे लिए नियम है, उनके लिए नियम नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम जब पहुंचती है, जब पूछा कि भैया चुनाव चाहते हैं आप लोग, तो सबने कह दिया जी हां हम तो चाहते हैं, रहने दीजिए कोरोना, रहने दीजिए तीसरी लहर, ओमिक्रॉन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपका इस पर कमेंट चाहता हूं राघवेंद्र जी, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सच्चाई यही है कि सभी चुनाव चाहते हैं और सभी अपने रैलियों में व्यस्त हैं। कोई मैराथन निकालने में व्यस्त है, कोई रैली करने में व्यस्त है, कोई जनविश्वास रैली निकालने में व्यस्त है। तो सारी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में हैं। हाँ, इतना है कि कोरोना को लेकर जुबानी जंग इन लोगों की रहती है कि कोरोना है, रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, अन्य चीजों के लिए कोरोना है। ठीक। और देखिएगा, जिस तरह बंगाल का चुनाव हो गया, उसी तरह इन राज्यों में भी चुनाव हो जाएगा और सारे दल उसमें एकजुट दिखेंगे कि हाँ इलेक्शन होना चाहिए। और ठीक है, इलेक्शन हो, आप 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नारा एक तरफ बुलंद होना चाहिए और एक तरफ रैलियां होनी चाहिए, चुनाव समय से हो जाना चाहिए। तो फिर तो ये कहा जाए राघवेंद्र जी की सत्ता ज्यादा प्यारी है, लोगों की जान ज्यादा प्यारी नहीं है नेताओं की, जो बयान देते हैं कि भैया नहीं तीसरी लहर है। बहुत हमने देखा कि रैलियों में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जाता है कई बार नेताओं की तरफ से कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क जरूरी है, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो नियम कायदे सब ताक पर रख दिए जाते हैं। चुनाव बहुत जरूरी हमारे लिए, सत्ता बहुत जरूरी हमारे लिए। बेशक, आप दूसरी लहर जब आई थी इलेक्शन के दरमियान देख लीजिए कितने अध्यापकों की मौतें हुई या अन्य कितने कर्मचारी मरे। मौतें हुई, जो ड्यूटी पे थे तमाम कर्मचारी अधिकारी मरे। ये इलेक्शन है, ओमिक्रॉन अब आ रहा है, फैल रहा है, केसेस गुजरात में भी बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव कराने के लिए सारे दलों ने हाँ की है निर्वाचन आयोग से और सारे दल चाहते हैं कि चुनाव समय से हो। अब उसके लिए जनता को समझदारी दिखाना पड़ेगा कि उसे अपनी जान प्यारी है या रैली प्यारी है। अपना बचाव करिए, खुद को सुरक्षित रखिए अगर चाहते हैं जिंदगी रहे, और नहीं चाहते हैं कि रैलियों का हिस्सा बने तो रैलियों का हिस्सा बनिए, फिर कोरोना आपको जिस हिसाब से समझना होगा आपसे समझेगा। ठीक है
आप आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए, और दूसरा अरविंद कठेरिया जी ने भी जो सवाल उठाए, मैं चाहता हूं उसका भी आप जवाब दीजिए। आप हाथ उठा रहे थे, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। संक्षेप में सबसे मैं एक एक कमेंट चाहता हूं, क्योंकि वक्त की पाबंदी रहती है सर, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं संक्षेप में यही कहूंगा। बिल्कुल अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि चुनाव सचमुच में 5 स्टेटों का जिस तरह से पहले चुनाव हुआ, अभी भी सारे राजनीतिक दल यही चाहते हैं जो कि हो। अभी चूंकि पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से, वहां पर उनके सामने में जो अभी जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे जो कि नहीं हम चाहते हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। हाँ। जब हम छापे मारते हैं तो कहते हैं जो कि नहीं, अभी जैसे कहते हैं अरविंद जी कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर में छापा पड़ना चाहिए, और जब हम छापा मारते हैं तो 257 करोड़ रुपए कैश निकल जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं 250 केजी चांदी निकल जाता है, 25 किलो सोना निकल जाता है। फिर ये कहेंगे फिर ये कहेंगे जो कि ये हमने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया हमने। तो इस तरह के आक्षेप न लगाए, क्योंकि हमने कभी भी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, हमने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की, वो माहौल अब जनता समझ चुकी है। 2017 के बाद जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है, उस चीज को आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, हमारे सामने आप कितनी भी चुनौतियां प्रस्तुत करें, लेकिन हम चुनौतियों से भागने वाले नहीं हैं। हम चुनौतियों का डट कर मुकाबला करेंगे और दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनता है। अच्छा, एक जो आरोप बीएसपी ने लगाया मिश्रा जी, उसका भी जवाब मैं चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में धार्मिक रंग दिया जाता है, इस पर रोक लगानी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं शंकर जी, धार्मिक रंग किसने दिया? एक चीज बताइए, विभाजनकारी जो व्यक्ति था उसका महिमा मंडन किया जाए। जिन्ना जिसके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका महिमा मंडन खुद इन्होंने किया। हमने क्या किया? ये विभाजनकारी जो भी थे वहां पर, जो भारत को विभाजन करने के लिए एक विलन का काम किया था उन्होंने, और उसको इन खलनायक को ये महिमा मंडन कर रहे थे। क्योंकि एक वर्ग को ये संतुष्टिकरण की नीति जो उन्होंने अपना करके रखी हुई थी, उस चीज को संतुष्ट करने के लिए आज हम नहीं कर रहे हैं। आज इन्होंने शुरुआत की है और ये गलत शुरुआत है। ठीक है चंद्रमोहन जी, अब आप बोलिए। आपने तो ये भी कह दिया कि प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं करता, हर बार आप लोग यही आरोप लगाते हैं। इस बार भी आपने ये बड़ी मांग को रख दिया चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने, क्यों भरोसा नहीं हो पाता आप लोगों को? देखिए, बिल्कुल स्पष्टता के साथ हमने प्रमाणित करके इस बात को रखा हुआ है। जब यूपी के अंदर चुनाव है तो यूपी पुलिस क्यों करवाएगी? केंद्रीय पुलिस क्यों नहीं करवाएगी? केंद्रीय पुलिस को करवाना चाहिए। चुनाव आयोग किसके सेंटर में आता है? निष्पक्ष एजेंसी है, तो निष्पक्ष एजेंसी का अधिकार केंद्रीय पुलिस पे आएगा या स्टेट पुलिस पे आएगा? अब आती है विभाजनकारी नीति के बाद, जो मेरे मित्र मिश्रा जी कह रहे थे। मिश्रा जी, आज एक बात तो डिक्लेयर कर दीजिए, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद कह दीजिए और महात्मा गांधी जिंदाबाद, क्योंकि विभाजनकारी नीति आज आपको ललकार रही है, और आपके तन और आपके मन और आपको ललकार के कह रहे हैं कि नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। क्योंकि जिस विभाजनकारी नीति को आपने आरएसएस के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज उसी विभाजनकारी नीति के अंदर धर्म संसद के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपमानित होते हैं, और पहले उन पर गोली चलती है, उसके बाद अपमानित होते हैं। लेकिन मूक बना भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और भाजपा के मंत्री बैठे, ये विभाजनकारी नीति आपकी है, ये कांग्रेस की नहीं है। तो विभाजनकारी नीति पे भाषण ना दीजिए। आप मेरे मित्र हैं, आज आप कह दीजिए नथुराम गोडसे, आपके कई पाप धुल जाएंगे, क्योंकि नथुराम गोडसे इस देश का सबसे पहले टेररिस्ट है, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा था। विभाजनकारी नीति भाजपा की है, मैं कांग्रेस की नहीं कहता हूँ, किसी और पार्टी की नहीं कहता हूँ। आपके पास नीति होती तो आज आप महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के अंदर फर्क ना करते। बात फिर आई वो राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी को क्यों कहना पड़ा हिंदू और हिंदूवादी? देखिए, आज देश मुद्दों से हटके इस मुद्दे पे आ गया, लेकिन मुझे मजबूरी में वहां जाना पड़ा। हिंदू इस डिबेट में बैठे हुए सब हैं, लेकिन हिंदूवादी वो लोग हैं जो नथुराम गोडसे को मानते हैं, और हिंदू वो है जो रघुपति राघव पतित पावन सीताराम जो महात्मा गांधी को मानते हैं। चंद्रमोहन जी, मैं जवाब दे। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं संविधान से चलने वाला और मेरी पार्टी संविधान से चलने वाली है। मैं नाथूराम गोडसे को न मुर्दाबाद न जिंदाबाद करने वाला व्यक्ति हूँ।
संविधान के अंदर नथुराम गोडसे का जिक्र नहीं है मिश्रा जी। जो संविधान में संविधान के अंदर नथुराम गोडसे का जिक्र नहीं है। उसको ये चैनल संविधान के मुर्दाबाद और जिंदाबाद करने के लिए नहीं है। ये चैनल जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए नहीं है, क्योंकि नथुराम गोडसे का संविधान में कोई योगदान नहीं है। और अगर हम जब तक देश के सब नागरिक बहुत अच्छी बात है, कट्टरपंथियों का विरोध नहीं करेंगे, चाहे वो कट्टरपंथी किसी मजहब किसी धर्म का हो, तब तक देश के अंदर हमारी अच्छा और सनातन भारत नहीं बन सकता। ये उस भारत की तरफ आप लेके जा रहे हो जिस भारत की नींव के अंदर से पाकिस्तान निकला। अखिलेश यादव जिन्ना को ये कांग्रेस की नीति है। महिमा मंडन कर रहे थे, आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? अरे भाई, आप पाकिस्तान की धरती पे आडवाणी जी तो वहां जाकर पूछना चाहता हूँ, मैं पूरे डिबेट में मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, माता जी को साल आगे आए तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है? मैं कह रहा हूँ जिन्ना का महिमा मंडन करना लोग आप एक साथ सही और कितना गलत है, मात्र इसका मोदी जी वहां जाते हैं, उनको माता जी को साल भेंट करके आते हैं तो किसी को तराज नहीं है। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उनको ये बोल दिया कि ये सारे लोग देश के बड़े नेता एक साथ पढ़े हुए थे तो इसमें आपको तकलीफ हो रही है। आप उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगा रखा है भीड़ जुटाने के लिए, लेखपालों को लगा रखा है, परिवहन निगम की बसों को लगा रखा, मैं तो योगी जी से निवेदन करूंगा इनका दुरुपयोग करना बंद करें, सरकार का पैसा न खर्च करें। आज जब 1 महीना बचा है तो बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल दे रहे हैं। अरे उन बच्चों की जो टीसी काटी जा रही है, जरा एक आदेश पारित कर दो कि कम से कम 50% माफ हो जाए उन लोगों। आपकी सरकार ने इतने लैपटॉप बांटे, उसका जिक्र मेरी होगा सरकार ने, नहीं तो ये तो सभी के लिए लागू होगा ना फिर अरविंद कठेरिया जी। आज आप देखिए, ये तो जो भी दल है, जो भी सत्ता में रहेगा वो करेगा, इस बात को मानिए। कॉलेजों में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हमारी सरकार 55,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन देती थी जो एक बार एक झटके में बंदी कर दी गई। हमारी जो गाड़ियां लगी थी, जो प्रेग्नेंट लेडी की बेचारी को लाई जाती थी, वो गाड़ियां बंद करवा दी गई। आज जो हमारी डायल 100 थी उसको 112 में बदल दिया। हमने जो एम्बुलेंस सरकार को जो हमने उस समय खरीदी थी वो सब चल नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से। अरे आखिरकार आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम करना चाहते हैं? देश इस तरह नहीं चलता है। देश के लिए दिमाग और दिल चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है। राघवेंद्र जी, नौजवान के लिए मिश्रा जी से जवाब लूंगा, उससे पहले राघवेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी जो परिस्थितियां हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, चुनाव से पहले सभी एक होड़ में है कि भैया चुनाव हो चुनाव हो चुनाव हो, और उससे पहले हम ये देख रहे थे कि भैया कोरोना है, तीसरी लहर है, सरकार रैलियां कर रही है। आपके हिसाब से अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए चुनाव को टाल दिया जाए? भाई चुनाव तो होंगे ही ना, सत्ता किसी न किसी को मिलेगी, लेकिन जान प्यारी है ना, उस जनता की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या हम इस जल्दबाजी में? राघवेंद्र जी देखिए, चुनाव को लेकर जब किसी भी राजनीतिक दल से चर्चा आप करेंगे या नेताओं से चर्चा करेंगे तो सबका एक मत होता है कि हाँ समय से चुनाव होना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए साल भर पढ़ाई किया है, एग्जाम का समय आया तो वो बच्चा चाहेगा कि हाँ एग्जाम हो जाए, हम अगले कक्षा में प्रवेश करें। तो जो राजनीतिक दल हैं वो भी चाहते हैं कि ठीक है चुनाव हो, अगर हम सत्ता में वापसी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो विपक्ष चाहता है कि हम जीत करके सत्ता में आ जाएं। लेकिन जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये महामारी है। आप देखे होंगे सेकेंड फेज के दौरान बंगाल इलेक्शन जब हो रहा था, कितने लोगों की मौतें देश में हुई थी। अगर ओमिक्रॉन भी घातक होता है और रैलियां होंगी तो हो सकता है कि लाशों के ढेर बिछ जाएं। तो कहीं ना कहीं से एक बार इस पे राजनीतिक दलों को, निर्वाचन आयोग को विचार करना चाहिए कि बीच का रास्ता क्या होगा, क्या रास्ता निकालेंगे जिससे जनता भीड़ में एकत्रित न हो, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन हो, और उसके दरमियान इलेक्शन है जिससे किसी भी जनता की मृत्यु न हो। लेकिन वो बहुत कठिन काम होगा। अगर इलेक्शन होंगे तो स्वाभाविक है कि भीड़ इकट्ठा होगी ही होगी, रैलियां होंगी ही होंगी, नेता प्रचार में निकलेंगे ही निकलेंगे। तो उस समय ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत कठिन हो जाएगा। और
निर्वाचन आयोग अगर निर्णय ले तो हो सकता है 2-4 महीने टले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन टलेगा। मुझे तो ये लगता है कि 9 तारीख के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है और इलेक्शन अपने समय पे होंगे। ठीक है, आर के मिश्रा जी अब आप बोलिए। एक एक कमेंट सबसे मैं चाहता हूं जाते जाते। इलेक्शन होना चाहिए ये तो सभी लोगों ने कहा, लेकिन इलेक्शन में जो नियमों की धज्जियां उड़ती हैं नियम बनने के बाद, उसका जिम्मेदार कौन होता है फिर? बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ जितना पक्ष की जिम्मेदारी है उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, खास करके जब रैलियां होती है और उस समय में बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, ये महामारी, ये बीमारी कोई पार्टी देख करके, पार्टी व्यक्तित्व को देख कर नहीं आती है, बल्कि ये सबको लपेटे में पहले लहर में भी लिया, दूसरे लहर में भी किया। तो इसलिए हम लोगों को सबको अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निर्वहन करना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, उससे बेहतर है जो कि हम अपने ऊपर आरोप, अगर आज हम मास्क नहीं पहनते हैं तो हम अपने ऊपर आरोप लगाएं, आज अगर हम सैनिटाइज नहीं करते हैं तो अपने ऊपर आरोप लगाएं। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी मिलकर के उठानी चाहिए। ठीक है, इस महामारी के ऊपर में आपको विजय प्राप्त मिल पाए। चंद्रमोहन जी, देखिए, सरकार कोरोना महामारी के लेकर वैक्सीनेशन के अंदर फेल साबित हुई है। 2 दौर के अंदर इतने बड़े हादसे होने के बाद देश के अंदर जहां 39 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो पाई, डबल डोज नहीं लग पाई, हमारे देश का भविष्य जो बचपन में है वो अभी अधूरा है। वैक्सीनेशन से बूस्टर डोज का इंतजाम नहीं पड़ा है, वो नाकामी रही सरकार की। उस नाकामी के झोल के अंदर आज इलेक्शन के अंदर ये दौर देना आ रहा है। अब ये समस्या सरकार की है, सरकार को निष्पक्षता के साथ इस पर डिसीजन करना चाहिए और अगर कहीं विपक्ष की जरूरत है तो जिम्मेवार विपक्ष के नाते आप स्थायी समिति बनाइए, कमेटी बनाइए, सबको बुलाइए और देश के साथ हर समस्या का अवगत कराइए। विपक्ष भूमिका निभाते हुए आपके साथ खड़ा है। नहीं, चंद्रमोहन जी, सवाल ये था ना कि बार बार आप लोग ये सवाल उठाते थे कि भाई चुनाव टाल देने चाहिए, इस समय नहीं होने चाहिए, नियमों की धज्जियां बहुत उड़ती है, बीजेपी को बहुत जल्दी होती है चुनाव की। जब चुनाव आयोग ने खुद पूछा, अधिकारी पहुंचे, तो आप लोगों ने भी तो हाँ कह दिया कि भाई हाँ होने चाहिए। सत्ता तो प्यारी है, फिर सब कुल मिलाकर बात वहीं घूम के चंद्रमोहन जी आ जाती है फिर। पंत जी, आज मीडिया या जो मीडिया सेल है भाजपा का, वो देश के जनमत में 75% नरेंद्र मोदी को कहता है कि जो देश की बात को समझते हैं और मन की बात कहते हैं। तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री जी इतना प्रचंड रखते हुए भाजपा के नेतृत्व के अंदर क्या एमिग्रेंट की समस्या को नहीं समझ पा रहे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैं तो खुले मन से कह ही रहा हूं कि और ये हमारे नेताओं ने भी कहा कि जो काम है विपक्ष की भूमिका का, जो देश हित में होगा उसमें कांग्रेस पार्टी सर्वप्रिय और सबसे सर्वप्रथम खड़ी तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नियम नहीं बनाए जा रहे हैं ताकि वो रैलियां कर पाएं? सरकार निष्पक्षता के साथ, बिना जाल जोड़ के, बिना राजनीति के, फ्रेश दृष्टिकोण के साथ किसी चीज को रखे, रात के अंदर काले कानून पास करके फिर यू टर्न ना ले। तो स्वागत करना चाहिए आपको चंद्रमोहन जी। कम से कम आप लोग तो किसानों के साथ खड़े थे। आप लोगों ने बोला कि भैया हम किसानों के साथ है, संघर्ष हमने लड़ा, और सरकार ने तो बड़ा दिल दिखाया, उसमें तो स्वागत होना चाहिए। पंजी, अगर 700 किसान शहादत दे जाएं और सरकार बड़ा दिल दिखाए तो ऐसा दिल सरकार का नहीं चाहिए। ये 700 किसान देश के वो किसान थे जो धरती को नब्ज पहचान कर फसल होगी या नहीं मिश्रा जी, होगी बताइए, आपने देर कर दी क्या फैसला वापस लेने में? बता रहे हैं कि आगे राजनीति के अंदर किसकी सरकार आनी है, उसी के तरफ से कानून वापस किए गए हैं। क्योंकि मौसम वैज्ञानिक की तरह किसान भी आज की डेट में राजनीति के अंदर एक वैज्ञानिक के रूप उभरा है और उस सरकार को वापस लाया है जिसके अंदर ये मानते थे कि देश के प्रधानमंत्री यू टर्न ले नहीं सकते और यू टर्न वाले साबित हुए। आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि किसान कृषि कानून को वापसी लेने में हमने देर करी, हमारे ऊपर आक्षेप लगाए जाते। मैं कह रहा हूं, जब आपने कानून पास करे थे तब भी आपने मास्टर स्ट्रोक कहा था, तब भी आपके नेता इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, वापस लेने के बाद भी आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक की परिभाषा मत तो यार, मास्टर स्ट्रोक का मतलब होता है जो आप करो और सबका हितकारी हो। मास्टर स्ट्रोक का मतलब ये नहीं होता कि मेरा हितकारी और बाकी सबका भी हितकारी। हर एक चीज को सरकार आपने देश को कहां तक जाएगी, इन लोगों का उल्टा पड़ गया, बदल दिया मिश्रा जी। हमारे में किसी का तबियत अगर खराब है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो हम सरकार को कहेंगे, सरकार को दोष देंगे क्योंकि नहीं हमारा हॉस्पिटल बहुत दूर कर दिया। एक प्रवीण बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस अस्वस्थ आदमी को पहले झूठ बोलता है तो लाजवाब कर देता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये पता करवा रही है कि जब वो झूठ बोलता है किसके फेवर में है। कर देता है।
और जब ये एक झटके में राज्यसभा से 12 सांसद फेंक सकते हैं, एक झटके में कानून पास करवा सकते हैं, इनके चुनाव आयोग एक झटके में नहीं पास हुआ था, संसद में बहस करके, करेंगे, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल्कुल बहस करके इनके दिमाग में इनको रोकना होगा तो रोकेंगे, करना होगा तो करेंगे। कृषि कानून के ऊपर में बहस हुई थी, उसके बाद जाकर के वो कानून पास हुआ था। लेकिन 700 किसानों की जिस तरह से मृत्यु हुई, उसमें किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देश की भाजपा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लिस्ट बनी है, अभी तक पैसे नहीं पहुंचे, पैसे पहुंचाए जाए, किसान लोग शहीद हुए हैं और सिर्फ किसानी शहीद नहीं हुए हैं, कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको पैसे दीजिए, केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ खर्च हो सकते हैं और मूर्ति में 3500 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है और कुंभ मेले में खर्च हो सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में जो खत्म हो गए हैं उनको 2 लाख रुपया। लेकिन कठेरिया जी, उस पर भी एक लाइन बोल दीजिए, जो जीएसटी की चोरी कर करोड़ों रुपए जिन लोगों ने रखे थे, आज वो जनता के सामने आ रहे हैं, उस पर भी 2 लाइन बोल दीजिए कठेरिया जी। सदस्य खत्म हो गए हैं और मैं उत्तर सरकारी में हम दुरुपयोग कर रहे हैं, हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे सरकारी में राजनीतिक संरक्षण के तहत आपने जब 257 करोड़ रुपए नोट कर लीजिए, 257 करोड़ रुपए, 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना जब निकला, इसके जिम्मेदार पार्टी ने 2014 से राजनीतिक संरक्षण दिया, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्यों नहीं तय हो? ये जनता के टैक्स के पैसे हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे हैं, जीएसटी के पैसे जनता के टैक्स के पैसे हैं और इसका दुरुपयोग जिस तरह से हुआ, भ्रष्टाचारियों का जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण हुआ, ये जिम्मेदारी भी इस पार्टी को तय लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कठेरिया जी, लेंगे क्या जिम्मेदारी? एक लाइन बोल दीजिए उस पर भी। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि 2014 के बाद पीयूष जैन किसका प्रचार कर रहे थे, उनके गुटखा पे किसकी फोटो छपी थी और डिमोनेटाइजेशन के बाद तो कह रहे थे काला धन ही नहीं। ये आरे इनकी संस्थाएं क्या कर रही है बताइए? इनका टैक्स क्या कर रहा है? कहाँ से पैसा आ गया? इसका मतलब इनकी सब मिली भगत है भैया, ये है उनके हर गुटखा पे वो पूरा कंपनी चलाते हैं बीजेपी की पेवर और समाजवादी पार्टी को। बताइए, काला धन को ही तो हमने जब्त किया। काला धन आप जांच करवाइए, अभी पता नहीं कितने काले अरबों रुपए कैश, अरबों रुपए हजार की जो खर्च गायब हुई है। राजनीतिक संगठन करवाइए, आप लोगों ने भ्रष्टाचारियों के ऊपर में दिया था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा जो हमारे जो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच करवाइए, पता करवाइए रहेंगे। ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, राघवेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। थोड़ा उत्तर प्रदेश में लौटते हैं फिर से, क्योंकि ये तो आरोप दरअसल रोज ही लगते हैं और प्रत्यारोप का दौर चुनाव में हम देखते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं राघवेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त एक तरफ सीधे भारतीय जनता पार्टी है, मुकाबले में आपको कौन नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी? क्या लगता है आपको, क्या एक तरफा चुनाव होने जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का? या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस टक्कर दे सकती है? आपको लगता है कि पूरा विपक्ष जिसको एक होना पड़ेगा, उसके बाद मुकाबला उत्तर प्रदेश में हो सकता है बराबरी का? क्या मानते हैं आप, कहां खड़ा देखते हैं इन पार्टियों को? नहीं, देखिए, एक तरफा मुकाबला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि टक्कर समाजवादी पार्टी ही देती दिख रही है या देगी। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है और उनके नेता जब किसी भी डिबेट में ये बोले कि तुम गोडसे को मुर्दाबाद बोल दो, गांधी को जिंदाबाद बोल दो, अरे ये कौन सी बात करते हो भैया? गांधी भी हमारे हैं, गोडसे भी हमारे हैं, उसमें क्या आपत्ति है आपको? अरे कैसे अगर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में एक चीज देखिए, इंटर इनकम्बेंसी कम देखने को मिल रही है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 2006, 2012, 2017 का अरे आज गोडसे मुद्दा नहीं है ना सर क्लियर कठेरिया जी, आज गोडसे, आज महात्मा गांधी मुद्दा नहीं है, आज उत्तर प्रदेश चुनाव है। बोलिए राघवेंद्र जी। हमारे देश में जिसको राष्ट्रपिता माना है, कम से कम ठीक है, उनमें 4 कमियां भी रही हो,
अलग से बुराई कर तो दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं से टक्कर समाजवादी पार्टी देती हुई दिख रही है। आज गांधी जी के नाम और से जो इलेक्शन है ये 2022 का उत्तर प्रदेश का चलिए, ठीक है, ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी लड़ती दिख रही है बीजेपी से। ठीक है। अरे आपको खुश होना चाहिए अरविंद कठेरिया जी, तारीफ की राघवेंद्र जी ने आपके पार्टी की, आप टक्कर दे रहे हैं। शिक्षा हो सकती है, राजनीति स्वास्थ्य हो सकती है, चलिए। और प्रोग्रेस से भी राजनीति हो सकती है। ठीक है, मुझे इस डिबेट को यहीं रोकना होगा, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी और आर के मिश्रा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, अरविंद कठेरिया जी, आप चारों लोग जुड़े, आप लोगों ने वक्त दिया। लेकिन चुनाव होगा और चुनाव क्या तय समय पर होगा ये चुनाव आयोग फैसला लेगा। और राजनीतिक दलों की जो मंशा थी वो हमने आपको बताई कि सभी लोग ये चाहते हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, अगर हो तो नियमों का पालन भी हो। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।